दिख रही है, अलग है इसमें। नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं दीपक यादव और आप हैं इस सेशन में मेरे साथ इतिहास पढ़ने, समझने और जानने के लिए। तो पिछले सेशन में हमने मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, उसके बारे में चर्चा की थी। एक बार हम पहले का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार पिछले सेशन में हमने जो चर्चाएं की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में जो कुछ बातें की थी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हम मानते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने की। उससे भी कहीं पहले, सबसे पहले हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था चार्ल्स मेसन। फिर उसके बाद दो इंजीनियर भाइयों जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, उन दोनों ने हड़प्पा की ईंटों का उपयोग जो है वो रेल लाइन बिछाने के दौरान कराची से और लाहौर जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो रोडों के रूप में कर दिया। फिर उसके बाद 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और वो कनिंघम के निर्देशन में हुई। कनिंघम ने थोड़े बहुत प्रयास किए लेकिन वो सार्थक प्रयास नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रयास उस क्षेत्र में नहीं हुए। फिर उसके बाद पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बन के आते हैं जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने यह कार्य सौंपा राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा और वो था हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हम मानते हैं 1921। जया माथुर, गुड आफ्टरनून। तो 1921 में पहला स्थल खोजा गया और वो स्थल था हड़प्पा। वहां से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मानी जाती है। उसके बाद हमने विभिन्न नामों के बारे में चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण या नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो ये कुछ नाम थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि पहला स्थल जो खोजा गया वो कौन सा था, हड़प्पा था। तो ये कुछ नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया था वो नाम दिया था जॉन मार्शल ने, लेकिन जॉन मार्शल का ऐसा मानना था कि बाद में यदि जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के वो बाहर और विस्तृत क्षेत्र पर खोजे जाए तो इसको भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, वर्तमान सरकार को प्रयास करने चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय सभ्यता नाम दिया जाए। उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बात की थी और जल निकास व्यवस्था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो भी सभ्यताएं रही, जैसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, उन सभ्यताओं से कहीं भी सिंधु घाटी के समकक्ष नगर नियोजन प्राप्त नहीं होता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सर्वकालिक विकसित सभ्यताओं में से एक थी। मैं कई बार सोचता हूं कि जब भारतीयों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बना दिए थे तब विश्व के मानचित्र पर ब्रिटेन का नामो निशान नहीं था, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत में ये लगातार प्रयास किए, ये साबित करने की कोशिश की कि भारतीयों को सभ्यता अंग्रेजों ने सिखाई। उनमें से कुछ नाम जो बहुत चर्चित बार बार आएंगे, वी.ए. स्मिथ, जेम्स मिल, मैक्स वेबर वगैरह, तो उन लोगों ने लगातार ये साबित किया। गलती उनकी नहीं थी क्योंकि उनको तो ये साबित करना ही था। वजह यह है कि हम भारतीयों ने उनको स्वीकार कर लिया, हमें उसको स्वीकार नहीं करना था। पिंकी शर्मा, नमस्ते सर। नमस्ते। तो हमें भारतीयों को उन सारी चीजों को स्वीकार नहीं करना था क्योंकि हम भारतीयों में हमेशा से हीन भावना रही। यही वजह रही कि अंग्रेज ये साबित करने में सफल रहे कि वो हमसे ज्यादा सभ्य हैं, जबकि ऐसा कहीं तक नहीं था। हम सबके नृजातीय तत्व, मैंने शायद पिछले सेशन में भी बताया था, वो आर्यों से मिलते हैं।
आर्यों से मिलते हैं और इस शब्द का ही अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। वैदिक सभ्यता में जाते ही हम आर्यों पर चर्चा करेंगे। इस शब्द का ही अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ लोग। तो कम से कम हम भारतीयों में अपने भारत के प्रति, अपने इस भूमि के प्रति गर्व की भावना होनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ लोग हैं। हम अंग्रेजों से किसी भी क्षेत्र में हीन भावना से ग्रसित न हो। तो हमने कुछ उन चीजों के बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद अगला जो बिंदु था वो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, या जिसको बुस्टोफेडन कहा जाता है, वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। नगर नियोजन सबसे बड़ी विशेषता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे जालपत्ती, चेसबोर्ड पैटर्न, ऑक्सफोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न कहा जाता है, और चौराहे पर जाकर मिलती थी। सड़कों के किनारे कचरा पात्र रखे जाते थे, डस्टबिन रखे जाते थे। दूसरी चीज, भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से बने, लेकिन दो स्थल मैंने बताए थे, कालीबंगा और रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है। इन दोनों स्थलों पर जो भवन है वो कच्ची ईंटों से भी बने। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों से भी बने, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्तियां थी। भवनों के दरवाजे जो है वो पीछे की ओर गली में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। इसका एक अपवाद मिला है, वो भवन मिला है लोथल से, जहां भवनों का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। नालियां मुख्य नाले में जाकर मिलती थी। कालीबंगा से लकड़ी की नालियां भी मिली हैं, और मुख्य नाले में शोष गर्त बनाए हुए थे कि कचरा जो है वो वहां पर जमा हो और उसके बाद पानी ऊपर से बहता रहे, ताकि पानी का अविरल प्रवाह जो है वो ना रुके, उसलिए शोष गर्त बनाए हुए थे। तो समय समय पर उनको साफ करने की व्यवस्था भी रही होगी। तो ये पिछली क्लास का कुछ रिवीजन था। जल्दी से सभी जुड़ जाइए। ये पिछली क्लास का कुछ रिवीजन था। लगभग मैक्सिमम 5 मिनट पिछली पूरी क्लास को रिवाइज करने में लगते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले लगभग 5 मिनट 7 मिनट जो भी लगते हैं वो एक बार पिछली क्लास को रिवाइज करें, ताकि अगली क्लास के जॉइंट बन सके। फिर हमने हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया, उसके बारे में पढ़ा था। वो तोरण द्वारका नगर कहा जाता है उसको, रावी नदी के तट पर था हड़प्पा। अब वहां से जो जो अवशेष मिले उनमें हमने पढ़े थे अन्नागार, स्नानागार, R37 कब्रिस्तान, एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है मरण मूर्ति में, उसे कहा गया है उर्वरता की देवी। और जॉन मार्शल का ऐसा मानना है कि वो संभवतः कौन रही होगी? वो संभवतः पृथ्वी माता रही होगी। भारत में हमेशा से भूमि पूजन होता रहा है, पृथ्वी पूजन होता रहा है, तो वो हमें अनाज देने वाली पृथ्वी माता रही होगी। उसके अलावा हमने पढ़ा था वहां से काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मनोरंजन के साधनों में नृत्य जो है वो मनोरंजन के साधनों में था। दूसरी चीज मनोरंजन के साधनों में था, दूसरी चीज पुरुष जो है वो भी नृत्य किया करते थे, क्योंकि ये मूर्ति जो है वो पुरुष मूर्ति है। हम अब मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, लेकिन यहां से काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली। लाल पत्थर की मानवाकृति मिली थी। 16 तांबे की भट्टियां, 16 ताम्र भट्टियां हमने पढ़ी थी। तांबे की मानव आकृति, तांबे के ताबीज जो अंधविश्वास के प्रतीक है, वो सारी चीजें हम पिछले सेशन में हम इन पर चर्चा कर चुके थे। अब अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो पर। कुछ बेसिक सी बातें मैंने मोहनजोदड़ो पे भी बताई थी, लेकिन एक बार फिर से अपन दोबारा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो भौगोलिक अवस्थिति जो है वो ये है लरकाना, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान, वहां पर दूसरा स्थल स्थित है। 1922 में राखाल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने कौन सा स्थल खोजा था? वो स्थल खोजा था मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो 1922 में खोजा गया, वो खोजा था राखाल दास बनर्जी ने। अब कौन से स्थल की खोज कब हुई
ये केवल 2 याद रखने हैं हमें हमारे एग्जाम की दृष्टि से, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। इसके अलावा हमें तिथियां याद सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं रखनी है। बाकी अगर आप याद कर पाए तो बेहतर होगा, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों तिथियों के अलावा एग्जाम में आपसे कोई तिथि पूछी जाने वाली है। तो राखाल दास बनर्जी ने दूसरा स्थल खोजा था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो यदि हम नदी की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे है। और इसका शाब्दिक जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, वैसे शाब्दिक अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला। देखो वहां विरमचंद लोढ़ा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मृतकों का टीला, वहां पे ये स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया नाम था। मोहनजोदड़ो के टीले से जब कंकाल मिलने लगे तो लोगों ने ऐसा समझा होगा कि ये मृतकों का टीला है, इसके नीचे बड़ी संख्या में कंकाल, बहुत सारे लोग जो है वो कभी दफन किए गए होंगे, तो उन्होंने नाम दे दिया मृतकों का टीला। और उसे ही सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ हो गया मृतकों का टीला। उसके अलावा उसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। नखलिस्तान या बगीचा एक ही बात है। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बगीचा कहा जाता है। स्तूपों का शहर कहा जाता है। स्तूपों नहीं, सॉरी, एग्जैक्ट आएगा स्तूप। स्तूप का शहर कहा जाता है। तो देखो जो मोहनजोदड़ो था वहां पर 7 स्तरों तक, 7 लेयर तक उत्खनन हुआ। 7 स्तरों तक कैसे, हम इसको कैसे समझे? क्या होता है कि कोई भी नगर यदि भूगर्भ में समा जाए तो उसके बाद मिट्टी की एक परत जम जाती है। उसके बाद मिट्टी की एक परत जम जाती है। एक बार उत्खनन आपको बता ही देते हैं कि उत्खनन या खुदाई ये 2 तरह से होती है। एक तो लंबवत और एक क्षैतिज। जब किसी भी सभ्यता में कितने स्तर बसे, मतलब कोई नगर जो है वो कितनी बार बसा और कितनी बार उजड़ा, ये हमें ज्ञात करना होता है, तो लंबवत उत्खनन होता है। यहां पर क्या होता है कि एक सीमित क्षेत्र ले लिया जाता है और ऊपर से नीचे खुदाई होती है, सीधा ऊपर से नीचे खुदाई होती है। क्योंकि होता क्या है कि एक नगर एक बार बसा, सीताराम खोकर राम राम, गुरुजी राम राम। तो जो लंबवत उत्खनन होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे खुदाई होती है। एक नगर एक बार बसा, उसके बाद नगर उजड़ा, उसके बाद मिट्टी की लेयर आ जाएगी, परत आ जाएगी, फिर दोबारा बसेगा, फिर उजड़ेगा, फिर मिट्टी की परत आ जाएगी, फिर तीसरी बार बसेगा, उजड़ेगा, मिट्टी की परत आ जाएगी। इसी तरह मोहनजोदड़ो कितनी बार बसा और उजड़ा? तो मोहनजोदड़ो में 7 स्तर मिले हैं। 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। ये नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। दूसरा, क्षैतिज उत्खनन में क्या किया जाता है कि एक विस्तृत क्षेत्र लिया जाता है। बिल्कुल सीताराम खोकर 7 परतें मिली है, 7 स्तर कह सकते हैं हम उनको, इतिहास की भाषा में उनको स्तर कहेंगे। क्षैतिज उत्खनन में क्या होता है कि क्षैतिज उत्खनन में एक बड़े क्षेत्र को ले लिया जाता है और उसमें केवल एक परत ली जाती है और उस परत के बारे में, उस परत के समस्त अवशेष इकट्ठे किए जाते हैं और उस परत के बारे में समस्त जानकारियां जो है वो प्राप्त की जाती हैं। तो ये फर्क होता है लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन में। लंबवत उत्खनन में स्तर पता किए जाते हैं कि कितने स्तर तक ये बसावट रही और कितनी बार उजड़ी, जबकि क्षैतिज उत्खनन में एक ही स्तर के, एक ही परत के समस्त अवशेष इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन पर रिसर्च किया जाता है और उसके बारे में समस्त जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। तो 7 स्तर मिले हैं, 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा ये नगर। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको स्तूपों का शहर क्यों कहा जाता है। तो स्तूपों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहां से 2 टीले मिले, यहां से 2 टीले मिले।
ये टीला जो था ये तो था दुर्ग टीला, और ये टीला जो था ये था निचला नगर। दो टीले मिले हैं। टीले थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, वरना टीले भी बुरा मान जाएंगे कि हमें किस तरह से बनाया गया। हम मान लेते हैं कि इस तरह से दो टीले, ये तो था दुर्ग और ये था निचला नगर, दुर्ग और निचला नगर। तो स्वाभाविक सी बात है, जो दुर्ग था वहां राजन्य वर्ग, मतलब जिस भी वर्ग का शासन रहा, राजन्य वर्ग का मतलब केवल राजा से नहीं है, केवल राजा से राजन्य वर्ग का मतलब नहीं है। राजन्य वर्ग से मतलब है किसी का भी शासन रहा। जैसे डॉक्टर रामशरण शर्मा मानते हैं कि अब वणिक वर्ग का शासन था, व्यापारी वर्ग का शासन था, तो वहां व्यापारी वर्ग ही राजन्य वर्ग हो जाएगा। तो वो वर्ग जिसका शासन था वो रहता होगा, और निचले नगर में सामान्य जो लोग हैं संभवतः वो रहते होंगे। तो यहां से ये स्तूप लिखा था, यहां से एक स्तूप मिला, गौतम बुद्ध या बौद्ध भिक्षु, उनके अस्थि अवशेष जहां सुरक्षित रखे जाते हैं उस जगह को कहा जाता है स्तूप। इस तरह की संरचना होती है थोड़ा सा, बाकी स्तूप पूरा पढ़ते बाद में पढ़ेंगे भी। इस तरह की संरचना होती है, बीच में एक जगह होती है जिसे कहा जाता है धातु मंजूषा। इस धातु मंजूषा में गौतम बुद्ध या बौद्ध भिक्षु या किसी भी बौद्ध भिक्षु द्वारा उपयोग में ली गई कोई वस्तु, उसके अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं और वहीं पर पूजन होता है। जैसे श्रीनगर में एक स्तूप है, वहां गौतम बुद्ध का केवल एक बाल है और वहां पर पूजा होती है। तो यहां पर एक कुषाण शासक हुए कनिष्क, जिनके राज्यारोहण से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, जिनके दरबार में कभी अश्व घोष जैसे विद्वान रहा करते थे। तो उन कनिष्क ने एक स्तूप बनवाया था। कार्बन 14 से यह पता चला है कि वो स्तूप किसके काल का है, कनिष्क के काल का है। तो इसे स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। यहां तक की चीजें आप एक बार देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो लड़काना सिंध पाकिस्तान में है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज की। नदी किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके अलावा अन्य नाम है, एक सिंध का नखलिस्तान या रेगिस्तान का बगीचा। एक ही बात है। देखो, सिंध क्षेत्र जो पूरा है वो लगभग डेजर्ट है, वो लगभग रेगिस्तान है। उसके बीच में ये उपजाऊ क्षेत्र था जहां पर ये मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, और इसीलिए यहां से फॉसिल्स या जीवाश्म ज्यादा मिले हैं। इसलिए कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बगीचा। स्तूपों का शहर कहा जाता है इसको, क्योंकि कनिष्क द्वारा निर्मित, ये बाद की चीज है, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा निर्मित एक स्तूप मिला था। नगर दो भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला नगर। दुर्ग में संभवतः राजन्य वर्ग रहता होगा। 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, बिल्कुल 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है, जहां कुषाण शासक कनिष्क जो है वो राजा बनता है। कई बार इस विषय पर चर्चा होती है कि हम राष्ट्रवादी लोग अपने राष्ट्रीय संवत का पालन क्यों नहीं करते। पहली बात तो आप कहीं भी चर्चा करके देखना, आधे भारत को तो यही नहीं पता कि हमारा राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत है या शक संवत है। दूसरी बात, यदि हम इस शक संवत की बात करें तो यह चलाया था कनिष्क ने। यह संवत किसने चलाया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। कनिष्क तो खुद तिब्बत और चीन के यूची कबीले से संबंधित था, यूची कबीले से संबंधित था। तो कनिष्क तो पहली बात खुद ही विदेशी था, वो तो खुद ही भारतीय नहीं था। लेकिन अब हम राष्ट्रवादी लोग यही पढ़ते हैं कि हमें हमारा जो राष्ट्रीय संवत है, शक संवत है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है यार, वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए। अभी बताना एक बार वॉइस क्लियर अगर नहीं आ रही है तो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम लगा हुआ है उसकी वजह से नहीं आ रही हो। बताना एक बार वॉइस के बारे में कमेंट बॉक्स में कि वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है। खैर, तो हमारा राष्ट्रीय संवत भी एक विदेशी नहीं चलाया था, वो मूल रूप से विदेशी ही था। कनिष्क यूची कबीले से संबंधित था। इसकी एक ब्रांच
भारत आई थी? अभी बताना, अभी ठीक आ रही है? अभी तो आवाज नहीं गूंज रही है या अब भी आवाज गूंज रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताएं, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष है, हमें जो साक्ष्य है वो क्या क्या प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य या क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं? ठीक आ रही है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? एक तो मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। रोहित प्रकाश, ओके सर, चल जाएगा, सही चल रहा है। तो विशाल अन्नागार, एचटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेट ग्रेनरी कहां से मिला। ये एचटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और उन्होंने हिंदी भाषा में ऐसा ही लिख के दिया था कि ग्रेट ग्रेनरी कहां से मिला। देखो, ग्रेट माने होता है बड़ा, विशाल या महान, महान भी कह सकते हैं हम इसको, महान अन्नागार भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और ग्रेन माने होता है अनाज, और ये स्वाभाविक सी चीज है, बिस्किट का पैकेट अगर हम खरीदते हैं तो वहां पे उस पे कंटेंट लिखे होते हैं कि किन किन चीजों से ये बिस्किट बना है, तो वहां लिखे होते हैं ग्रेन्स कि कौन कौन से अनाज का उपयोग इस बिस्किट को बनाने में किया गया है। तो ग्रेनरी वो जगह जहां पर अनाज जो है वो इकट्ठा किया जाता था, संभवतः सामूहिक रूप से किसी भी कार्यक्रम के लिए यह अनाज इकट्ठा किया जाता होगा, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रेनरी या विशाल अन्नागार, एक ही बात है। दूसरी महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानागार, या उसको कहेंगे ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ या महान स्नानागार, ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखो, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक बार आप इसको अच्छे से देखें, ये दिखाई दे रहा है अच्छे से? लगभग इस तरह का जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला। अब इस स्नानागार की विशेषताएं क्या क्या है उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर मैं बोर्ड पे एक साथ लिख दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लेना कि विशेषताएं क्या क्या थी। ये भी एस्टेट में यहां से सवाल पूछा हुआ है और निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना, यहां से रीट में सवाल पूछा जा सकता है। या तो असत्य कथन पूछ लिया जाए, डिजिट नहीं पूछे जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी नहीं पूछी जाएगी, विशेषताएं पूछी जा सकती है। अब देखो विशेषताएं क्या थी। आपको ये सीढ़ियां दिखाई दे रही होंगी यहां, तो एक सेकंड, आपको यहां इस जगह पर ये सीढ़ियां दिखाई दे रही होंगी। ये 9 सीढ़ियां हैं। ये कितनी सीढ़ियां हैं? 9। तो इसके उत्तर और दक्षिण में यहां पर भी 9 सीढ़ियां थी, लेकिन उनके अवशेष पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मिले। मतलब फैन या कूलर की आवाज आ रही है, कुछ चल ही नहीं रहा है। रोहित प्रकाश मेवाड़ा, कुछ चल ही नहीं रहा है, ना फैन चल रहा है ना कूलर चल रहा है, बस मैं चल रहा हूं। ये तो सर बावड़ी का ही छोटा रूप लग रहा है। हाँ, बिल्कुल उसी तरह का स्विमिंग पूल टाइप है ये, जैसा स्विमिंग पूल होता है वैसा स्नानागार है, जो संभवतः सामूहिक स्नान के काम आता होगा। आज भी बहुत सारे पवित्र स्थलों पर सामूहिक स्नान होता है, जहां कुंड बने हुए होते हैं और वहां लोग सामूहिक स्नान करते हैं, उस तरह का स्नानागार है। आप इसकी विशेषताएं देखें, उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियां प्राप्त हुई है। यह स्टेट में पूछा हुआ है कि किस दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। दूसरा, यहां ये जो संरचना बनी हुई है, तो यहां एक बरामदा बना हुआ है और उसके उधर थोड़ा सा, ये पूरा चित्र नहीं आया, उसके उधर
पूर्व दिशा में एक कक्ष बना हुआ था। तो वहां उस कक्ष में एक कुआं था। कोई और कलर यूज ले लेते हैं हम, कौन सा सही चलेगा। इधर कुआं था, इधर तो नहीं, थोड़ा और उधर, लेकिन यहां पर चूंकि ये चित्र इतना ही है, तो इस कक्ष में एक कुआं था इधर की साइड। उस कुएं से जलापूर्ति होती थी। तो जलापूर्ति कौन सी दिशा से होती थी? पूर्व दिशा से। सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण में बनी हुई थी, और इसका जल निकास जो है वो इस दिशा में था। इसका जल निकास कौन सी दिशा में हो गया? फिर दक्षिण पश्चिम में हो गया। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। ईंटों को बिटुमिन से जोड़ा गया है और फिर उसके बाद जिप्सम का लेप किया गया है। तो पूरे विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है ये स्नानागार। पूरी दुनिया में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है ये स्नानागार। धार्मिक अनुष्ठान के वक्त स्नान किया जाता था। वो ही अभी मैंने बताया कि बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर, पवित्र स्थलों पर अभी भी आपको कुंड बने हुए मिल जाएंगे जहां लोग सामूहिक रूप से स्नान करते हैं। तो संभवतः उसके लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियां बनी हुई है। पूर्व दिशा से जलापूर्ति होती थी और दक्षिण पश्चिम में जल निकास था। जब इसको साफ करना होता था तो पानी दक्षिण पश्चिम दिशा से निकाला जाता था। ये जरूर याद रखना है। हर हाल में इसकी सारी विशेषताएं याद रखनी है। वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है ये। पहले बिटुमिन से ईंटों को जोड़ा गया है और उसके बाद जिप्सम का लेप किया हुआ है ताकि रिसाव न हो पाए। तो ये था हमारा विशाल स्नानागार। अब हम एक बार इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। ये चित्र थोड़ा सा हटा के, अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। इसमें उत्तर व दक्षिण दिशा में 9 सीढ़ियां किसके लिए बनी हुई थी? प्रवेश के लिए बनी हुई थी। उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियां जो है वो प्रवेश के लिए बनी हुई होती थी। दूसरी चीज, पानी की आपूर्ति वो पूर्व दिशा में कक्ष में एक कुआं था। कक्ष में एक कुआं था, वहां से होती थी। और जल निकास जो है सॉरी डिस्टर्ब हो गए थोड़े। जल निकास जो है वो कौन सी दिशा में था? दक्षिण पश्चिम में। जल निकास कौन सी दिशा में था? दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकास था। अब ये उस समय, आज से लगभग 5000 साल पहले भारतीयों ने इस तरह की संरचनाएं बना दी। तो उसके बारे में जॉन मार्शल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये तात्कालीन विश्व का, उस समय की दुनिया का, तात्कालीन विश्व, तात्कालीन का मतलब होता है उस समय से, तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था। तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। तो यह किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। एक भारतीय इतिहासकार हुए डीडी कोशाम्बी। तो डीडी कोशाम्बी ने इसकी तुलना किससे की? डीडी कोशाम्बी ने इसकी तुलना की कमलताल, पुष्कर। तो डीडी कोशाम्बी का मत तो शायद ही पूछा जाए, क्योंकि डीडी कोशाम्बी का बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं रहा।
सीताराम खोकर आश्चर्यजनक निर्माण, हाँ जॉन मार्शल ने कहा था इसको तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण। जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी। अभी आप और पढ़ेंगे कि और बेहतर चीजें आपको बताई जाएंगी, कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। एक विश्व के इतिहास में वाटर प्रूफिंग का यह पहला उदाहरण था। विश्व के इतिहास में वाटर प्रूफिंग का यह पहला उदाहरण था। इससे पहले विश्व के इतिहास में कहीं भी वाटर प्रूफिंग के उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये कुछ चीजें आप एक बार इन सबको नोट डाउन कर लेना कि अवशेष किस चीज के मिले। विशाल अन्नागार या ग्रेट ग्रेनरी, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, उत्तर दक्षिण में 9 सीढ़ियां जो प्रवेश के लिए बनाई गई थी। जल की आपूर्ति पूर्व दिशा में कक्ष में एक कुआं था, वहां से जल की आपूर्ति होती थी और जल निकास दक्षिण पश्चिम से होता था। और विश्व में यह वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है। जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और डीडी कोशाम्बी, उन्होंने इसकी तुलना पुष्कर या कमल ताल से की थी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप आसानी से बेहतर ढंग से नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नोट्स बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये चित्र थोड़े से क्लियर है नहीं, बाकी फिर भी हम देख लेते हैं। दिखाई क्लियर शायद आपको देगा नहीं, लेकिन एक मुहर, एक मुहर पर एक देवता का चित्रण मिला है और उसे कहा गया है पशुपति। एक मुहर पर देवता का चित्रण मिला गया है जिसे क्या कहा गया है? पशुपति कहा गया है। ये संभवतः इन लोगों के काल्पनिक देवता रहे होंगे। ये देखो, ये यहां पर मुंह है, इस दिशा में ऐसे सींग बने हुए हैं, मुकुट धारण किया हुआ है उन्होंने और उस मुकुट में सींग बने हुए हैं। तो इस तरह की संरचना है और चारों तरफ पशु जो है वो दिखाए गए हैं। तो मुहर पर पशुपति का अंकन मिला है। मार्शल ने कहा है कि ये आद्य शिव है, कि भगवान महादेव के प्रारंभिक रूप इनको माना गया है, आद्य शिव माना गया है। ये याद रखना है। मुहर पर पशुपति का अंकन कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हमें मुहर पर पशुपति का अंकन प्राप्त होता है। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं एक और चित्र। एक और चित्र देख लेते हैं हम। ये एक श्रृंगी पशु है। मुहर पर किसका अंकन मिला है? एक श्रृंगी पशु या वृषभ कह सकते हैं हम, या हम बैल कह सकते हैं। एक श्रृंगी वृषभ या बैल का चित्रण कहां से मिला है? तो कहां से मिला है सर? इस मोहर में कौन कौन से जानवर हैं? इस मोहर में हाथी दिखाया हुआ है, इस मोहर में बाघ का चित्रण है, इस मोहर में हाथी, घोड़ा, गैंडा और भैंसा। हाथी, घोड़ा, बाघ, हाँ, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। भैंसा, ये 4 पशु है इसमें। और इतना जरूर याद रखना है कि एक श्रृंगी वृषभ जो इनका सबसे पवित्र पशु था, हम पढ़ेंगे कि एक श्रृंगी वृषभ इनका पवित्र पशु था, जिसे शक्ति के प्रतीक के रूप में ये लोग पूजते थे। उस शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। तो एक श्रृंगी वृषभ का चित्रण जो है वो बाकी पशुपति के देवताओं में नहीं है। पशुपति के आसपास जो देवता है, ये एक श्रृंगी वृषभ है। वो इसके सींग में, इसका एक सींग दिखाया गया है मस्तक के ऊपर। आपने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, वहां पर ये दिखाया भी गया है। कुछ चीजें यहां से ली गई है, बाकी वो मूवी तो पूरी वाहियात है।
क्योंकि सिंधुवासी शांति प्रिय थे और वहां पर जगह जगह लड़ाई झगड़े मारकाट दिखाया गया। वहां कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया कि परिवार यहां पर मात्र सत्तात्मक रहे होंगे। तो वो जो पशुपति थे उन पर इन पशुओं का अंकन है, आप एक बार देख लेना इनको। हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, एक श्रृंगी वृषभ जो है वो उन पशुओं में नहीं है। एक बार फिर से जूम करके दिखाओ, नहीं समझ में आएंगे, वो नहीं दिखेंगे इसमें अच्छे से, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जूम करके तो मैं दिखा दूंगा, बाकी नहीं दिखेंगे, वो पूरा डार्क हुआ पड़ा है। अगर दिखता तो मैं बिल्कुल स्पष्ट दिखा ही देता आपको। एक श्रृंगी पशु या वृषभ का मोहर पर अंकन कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसे शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक मूर्ति मिली है, प्रस्तर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है ये। इसे कुछ लोगों ने योगी माना है, कुछ इतिहासकारों ने, कुछ ने इसको पुरोहित माना है। पुरोहित या पुजारी एक ही बात है। कुछ ने योगी माना है, कुछ ने पुजारी माना है। अधिकांश इस पर सहमत है कि संभवतः योगी की मूर्ति रही होगी। खंडित अवस्था में जनतंत्रात्मक शासन तंत्र के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जब प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे कि किसका क्या मत रहा है। अभी तो हम केवल साक्ष्य पढ़ रहे हैं कि कहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। आप बिल्कुल इस चीज के लिए चिंतित ना होना कि क्वेश्चन बाहर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 99% पूरा पेपर आपको सेट करके देंगे इन्हीं नोट्सों में से, अगर आप पूरी तरह से नोट्स बनाएंगे और उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे तो। देखो, ये एक मूर्ति मिली है, इसे योगी की मूर्ति कहा गया है। ये मूर्ति आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब ये मत बोल देना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना। बाकी दाढ़ियां तो उसी तरह की दिखाई गई है। कसीदाकारी वस्त्र, हाँ बिल्कुल, वस्त्र के प्रमाण मिले हैं यहां से, अभी बताएंगे आपको। वस्त्र के प्रमाण मिले, अभी बताएंगे। पहले कुछ जो साक्ष्य महत्वपूर्ण है, आप एक काम करें कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वहां तक पहुंचने दें, उस बिंदु तक पहुंचने दें, आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। खैर, ये एक मूर्ति मिली है जिसे योगी, पुरोहित या पुजारी की मूर्ति कहा गया है। अधिकांश इतिहासकार इस पर सहमत है कि यह मूर्ति किसकी है? योगी की है। अब इस मूर्ति में हम कुछ चीजें देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। एक तो देखो, यहां पे एक गोल चक्र बना हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार इरेज करके दिखाता हूं, आप देखिए एक बार गौर करके। ये एक गोल चक्र बना हुआ है मस्तक पे, मस्तक पे एक गोल चक्र बना हुआ है। बाल जो है वो पीछे की तरफ संवारे गए हैं, मतलब पुरुष जो है वो केश विन्यास, मतलब बालों को सजाना, किशोरावस्था का मुख्य लक्षण जो है वो किया करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि फैशन करते थे। बालों को पीछे की तरफ संवारा गया है। ये दाढ़ियां देखो, दाढ़ियां जो है वो सवारी हुई है, दाढ़ियां सवारी हुई है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो एक वस्त्र धारण किया हुआ है, एक वस्त्र का अलंकरण दिखाई दे रहा है। तो शॉल ओढ़ा हुआ है, शॉल की तरह का वस्त्र है, ऐसा शॉल ही ओढ़ा जाता है। उस पर ये अलंकरण देख रहे हैं आप, ये अलंकरण आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तिपतिया अलंकरण है। शॉल पर किस तरह का अलंकरण है? तिपतिया अलंकरण है, तिपतिया सजावट है। बाकी खंडित मूर्ति है, पूरी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, पत्थर से बनी है ये। तो मस्तक पे क्या है? मस्तक पर गोल चक्र बना हुआ है, मस्तक पे गोल चक्र बना हुआ है, केश विन्यास किया हुआ है, ऐसे पीछे की तरफ केश बांधे हुए हैं। उसके बाद दाढ़ियां जो है वो संवारी गई है। वस्त्र या तिपतिया अलंकरण यहां से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें हमें किस में लिखनी है? योगी, पुरोहित या पुजारी की मूर्ति में ये सारी चीजें लिखनी है।
तो यहां तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके बारे में अपन ने बात की। अब एक कांसे की नर्तकी, थोड़ा सा अंग्रेजी टर्म भी देख लिया गया, डांसिंग गर्ल कहा गया है इसको। अरे यार, डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये मूर्ति जो है वो लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इससे बनाई हुई थी। देखो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग सर्दियों में जब मोम कठोर होता था तो उस समय उसकी मूर्ति बना लेते थे। ये मूर्ति किसकी होती थी? मोम की मूर्ति होती थी। अब उस मूर्ति पर लेप किया जाता था मिट्टी का और उसको पकाया जाता था। जब वो पूरी तरह से पक जाता था, आराम से वो बिल्कुल पूरा उस मोम को कवर कर लेती थी, तो उसके बाद क्या किया जाता था कि उसमें एक सुराख किया जाता था और उसे गर्म किया जाता था। अब गर्म करने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी का खोल होता था। गर्म करने के बाद उस सुराख में से मोम निकल के पिघल के बाहर आ जाता था और उसमें कांसा भर दिया जाता था और फिर उसको ठंडा किया जाता था। उसके बाद ऊपर का जो आवरण मिट्टी का होता था उसको तोड़ दिया जाता था। अब सामने जो मूर्ति खड़ी होती थी वो किसकी होती थी? कांसे की होती थी। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आप देखिए एक बार। मोम की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर मिट्टी का आवरण किया, लेप किया, फिर उसको आराम से रखा। जब वो मिट्टी का लेप कठोर हो गया तो उसमें एक सुराख किया और फिर उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद मोम पिघल के बाहर आ गया और उसी सुराख से पिघला हुआ जो कांसा है वो भर दिया जाता था। पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता था। कांसा फिर ठंडा हो जाता था तो तब ऊपर से मिट्टी के खोल को तोड़कर हटा दिया जाता था। सामने जो मूर्ति होती थी वो किस तरह की होती थी? कांसे की मूर्ति होती थी। और ये किस तकनीक से बनती थी? लॉस्ट वैक्स टेक्निक या लुप्त मोम तकनीक। इस तकनीक से बनाया जाता था। अभी कमेंट किया था रोहित प्रकाश मेवाड़ा की जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी उस वक्त भी। अब देखिए टेक्नोलॉजी, तो इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। कितनी उस समय के लोग, हमारे भारतीय जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो कितने उन्नत रहे होंगे कि जब दुनिया में मिट्टी का सांचा बनाते थे, मिट्टी के सांचे में ही मोम भरा जाता था। तो हमारे भारतीय कितने उन्नत रहे होंगे कि उन लोगों ने इस तरह की मूर्तियां बना दी। खैर, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? तो ये मिली मोहनजोदड़ो से। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हड़प्पा से काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली थी। मतलब पुरुष भी नृत्य कला, पुरुषों के मनोरंजन के साधनों में था। अब हम यहां पढ़ रहे हैं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, मतलब महिलाओं के मनोरंजन के साधनों में भी जो नृत्य कला है वो थी। एक पुरोहित भवन मिला, एक भवन मिला, उसको इतिहासकारों ने महाविद्यालय कहा है। उसको इतिहासकारों ने महाविद्यालय कहा है। एक 20 खंभों का, 20 पिलर्स का सभा भवन हमें यहां से प्राप्त होता है। संभवतः वहां कोई सामूहिक, सर टीचिंग मेथड की क्लास कब आएगी? समय पे टीचिंग मेथड्स की भी क्लास आ जाएंगी। अभी ये हिस्ट्री तो पढ़े आप, प्रियंका खेड़ापति, ये अभी हिस्ट्री की क्लास ले, समय पर टीचिंग मेथड्स की क्लास भी आ जाएगी। 20 खंभों का सभा भवन मिला है, 20 पिलर्स का एक भवन मिला है। वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके अलावा एक चांदी के प्राचीनतम प्रमाण, चांदी के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से चांदी के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं।
चांदी के साथ ही कपड़ा प्राप्त होता है, और ये बुनाई का प्राचीनतम प्रमाण है। इससे पहले बुनाई के प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं होते। अब इस बात से कौन कौन सहमत है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले? एक बार कमेंट करके बताइए कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले। एक बार कमेंट करके बताइए आप। हाथी का कपालखंड यहां से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपालखंड कहां से प्राप्त हुआ है? हाथी का कपालखंड मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर का जो ये हिस्सा है ये कहलाता है कपालखंड। तो ऐसा खोल कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हाथी का कपालखंड। घोड़े के दांत यहां से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा, घोड़े की मृण मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति या टेराकोटा मूर्ति वो कहां से मिली है? सीताराम खोखर मिले, सुतकागेंडोर में मिले। सुतकागेंडोर नहीं, सुरकोटड़ा और कहीं नहीं, यहां से भी मिले हैं घोड़े के दांत। घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिली है। क्या ये प्रमाण नहीं है घोड़े के? देखो, था क्या कि इन गाइडों ने जबरदस्ती ये प्रचारित कर दिया कि यहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, ये घोड़े के दांत कहां से आ गए? और घोड़े की मृण मूर्ति जब उन लोगों ने बनाई तो घोड़ा उस समय प्रकृति में था। हम पढ़ेंगे कि गुजरात में एक स्थल है सुरकोटड़ा, वहां से घोड़े की अस्थियां मिली। तो घोड़े के प्रमाण तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सिंधुवासी जो हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे। संभवतः ऐसा था कि सिंधुवासी उसका उपयोग नहीं जानते थे, वो घोड़े से डरते होंगे, घोड़े के वेग से संभवतः उनमें डर रहा होगा, वो घोड़े का उपयोग नहीं जानते। तो ऐसा नहीं था कि घोड़े के अवशेष नहीं मिले। वस्तुस्थिति यह है कि घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो लोग उसका उपयोग नहीं जानते थे। एक अमेरिकी चिकित्सक थे कैनेडी, KRU कैनेडी। कैनेडी को यहां से जो कंकाल मिले हैं उन कंकालों पे उन्होंने रिसर्च किया, और उन कंकालों में रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि उन कंकालों से किस चीज के साक्ष्य मिले? किस चीज के साक्ष्य मिले? मलेरिया के प्रमाण मिलते हैं। मलेरिया के प्रमाण मिलते हैं। इसी आधार पर हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पढ़ेंगे, तो वहां हम पढ़ेंगे कि कैनेडी ये मत देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण कोई महामारी मलेरिया थी जो उस समय फैल गई और उससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। खैर केवल ये एक अकेले इतिहासकार, अकेले चिकित्सक थे ये कैनेडी। पूरे रिसर्च में सिंधु घाटी सभ्यता के में जहां तक मैंने पढ़ा है, अगर मुझे किसी चिकित्सक जो जिसने रिसर्च किया उसका नाम मिलता है तो वो ये कैनेडी था। इसको कंकालों से मलेरिया के प्रमाण यहां पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें किसके बारे में थी? मोहनजोदड़ो के बारे में थी। एक इतिहासकार हुए स्टुअर्ट पिगट। एक इतिहासकार हुए स्टुअर्ट पिगट, कोरोना की तरह। हाँ बिल्कुल, कोरोना की तरह। कोरोना की तरह उन्होंने मलेरिया को माना है, बाकी सारे इतिहासकार उससे सहमत नहीं है। किस इतिहासकार का क्या मत है ये जब हम पतन के कारण पढ़ेंगे तब उन पे चर्चा करेंगे। तो स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार हुए। उन स्टुअर्ट पिगट ने ऐसा कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था, एक बड़ा विशाल साम्राज्य था, और उसकी दो जुड़वा राजधानियां कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये मत कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है।
उन्होंने, बाकी उनका कथन ऐसा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत साम्राज्य था और उस विस्तृत साम्राज्य के संचालन के लिए 2 जुड़वा राजधानियां थी और वो जुड़वा राजधानियां थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आपको सीधा लिखना है कि स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। एक बार कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपको नोट्स बनाने में इस मेथड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, केवल क्लास ना देखें, कि उसके नोट्स बनाए प्रॉपर, जो बाद में बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएंगे। और पूरा एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेथड है, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो स्टुअर्ट पिगट का मत हमें याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। अब हम अगला स्थल देखते हैं। मैंने पूछा था कि आप नोट्स ठीक से बना पा रहे हैं या हर लाइन बोर्ड पे नोट डाउन की जाए। सीताराम खोकर बना रहे हैं सही, बिल्कुल आप नोट्स बनाइए और उनको डेट और डिजिट से मत भरिए। नोट्स आप जो बना रहे हैं उनको डेट और डिजिट से मत भरिए, क्योंकि फिर पूरे इतिहास में बहुत सारे तथ्य ही तथ्य हो जाएंगे, डेट और डिजिट हो जाएंगे, आप उनको रटते रहेंगे और काम की चीजें जो है वो सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठा के लाइन पूछेगा। उसी पैटर्न पे मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो सीधा विशाल स्नानागार कहां से मिला, पोपट की तरह रटाया जाता है कि विशाल स्नानागार साहब कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, विशाल स्नानागार। उसकी विशेषताएं इसीलिए लिखवाई है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिख रखी हैं कि उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां थी, दक्षिण पश्चिम में जल निकास था, पूर्व दिशा से जल आपूर्ति होती थी। वाटर प्रूफिंग का उदाहरण है वो। खैर, अब हम अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल है, अगला स्थल, तीसरा जो स्थल प्रमुख है वो कौन सा था, चनोद्रो। वैसे प्रमुख तो नहीं है, तीसरा प्रमुख स्थल कालीबंगा है। बाकी चूंकि कालीबंगा से पहले खोज हुई थी और वहां पर उत्खनन हुआ तो उसलिए हम पढ़ लेते हैं। चनोद्रो सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान में है चनोद्रो, और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। देखो, जिस भी स्थल के पीछे ये 2 मिल जाए तो उनमें कॉमन चीज मिलेगी, एक कि एक तो वो सिंध प्रांत में होंगे और दूसरा सिंधु नदी के किनारे होंगे। जैसे मोहनजोदड़ो, चनोद्रो, जुडीर जोदड़ो, तो ये स्थल कहां पर है, सिंध में, पाकिस्तान में, और कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। 1931 में इस स्थल की खोज हुई और वो खोज की थी एनजी मजुमदार, नानी गोपाल मजुमदार इनका पूरा नाम था। उन्होंने इस स्थल की खोज की थी और 1935 में यहां पर उत्खनन किया अर्नेस्ट मैके ने। उत्खनन किया अर्नेस्ट मैके ने। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तो ये डेट फिर भी लिख रहा हूं, आप भले ही इनको मत लिखें, आप 2 तिथियां याद रखना, 1921 और 1922। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, उतना काफी आपके लिए। किसी भी स्थल की खोज कब हुई ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। तो 1935 में अर्नेस्ट मैके ने यहां पर उत्खनन किया था। अब उनको यहां से प्रमाण क्या क्या मिले, तो उनको मन के बनाने का कारखाना मिला। ये 2 जगह से मिलेंगे मन के बनाने के कारखाने। मन के बनाने का कारखाना लोथल से भी मिला है और मन के बनाने का कारखाना चनोद्रो से भी मिला है। तो मन के बनाने का कारखाना मिला, एक वक्राकार ईंटें मिली,
वो ईंटें जो इस तरह के डिजाइन में थी, थोड़ी सी इस तरह के डिजाइन में वो ईंटें थी, वक्राकार ईंटें कहां से मिली? चनूदड़ों से। ये इंटरलॉकिंग ईंटें थी। तो विश्व के इतिहास में इंटरलॉकिंग के प्रमाण सबसे पहले कहां से प्राप्त होते हैं? तो कौन सी जगह से प्राप्त होते हैं? चनूदड़ों से सबसे पहले इंटरलॉकिंग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वक्राकार ईंटें जो इंटरलॉकिंग के काम आती थी वो चनूदड़ों से मिली थी। एक यहां से परवर्ती काल की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल की, परवर्ती काल की एक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। झूकर झांगर संस्कृति, झूकर और झांगर संस्कृति सिंधु सभ्यता के पतन के काल की लगभग ये संस्कृतियां हैं, ये संस्कृति है। यहां से दुर्ग नहीं मिला, चनूदड़ों से दुर्ग या किलाबंदी के प्रमाण। इतनी देर हो गई, क्लास 1 घंटा हो गई, तो यहां से दुर्ग या किलाबंदी के प्रमाण प्राप्त हमें नहीं हुए हैं। दूसरी चीज, यह जल निकास का भी अभाव था। जल निकास की व्यवस्थित व्यवस्था जो है वो चनूदड़ों से प्राप्त नहीं हुई है। और एक चीज, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थलों से हमें टेराकोटा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां से टेराकोटा या मिट्टी को पकाकर बनाई गई मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। ये चीजें हमें किस में याद रखनी है? चनूदड़ों में। एक बार देखते हैं चनूदड़ों कहां पर है। सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है। 1931 में उत्खनन किया था एनजी मजूमदार ने, और उसके बाद 1935 में उत्खनन किया, 1931 में खोज की थी एनजी मजूमदार ने, और 1935 में उत्खनन कार्य यहां पर किया था अर्नेस्ट मैके ने। मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला? तो चनूदड़ों से। वक्राकार ईंटें, इस तरह की ईंटें इंटरलॉकिंग में काम आती थी। आज आप देखते होंगे गांवों में, शहरों में कि सड़कें जो है वो इंटरलॉकिंग ईंटों से बनाई जा रही हैं। तो इंटरलॉकिंग ईंटों के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? चनूदड़ों से। परवर्ती काल की झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष मिले, दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। मतलब वो स्थल जहां पर किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते, वो कौन सा था? चनूदड़ों। जल निकास की व्यवस्था यहां पर उन्नत नहीं थी। और एक सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता टेराकोटा, टेराकोटा का यहां पर अभाव था। आप एक बार ये सारी चीजें नोट करें। अब अगला स्थल देखते हैं हम, कालीबंगा। और कहां पर स्थित है ये? हनुमानगढ़ राजस्थान में ये स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में कौन सा स्थल? बिल्कुल बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमें वो पढ़ने हैं। जो काम की चीजें हैं वो पढ़नी है, जिन पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हमेशा फोकस रहा है। अगर आप थोड़ा सा पेपर वर्क करेंगे, एक तो मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले एक चीज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके आइए जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर हों, आरपीएससी ने पूछे हुए क्वेश्चंस के पेपर हों। उसका सबसे बेहतर परिणाम ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम के पैटर्न पे है या नहीं है। और निश्चित रूप से आप बिल्कुल चीजों को फोकस कर पाएंगे कि कौन सी चीज एग्जाम में पूछी जानी है, और वो ही सबसे बेहतर तरीका है सिलेक्शन तक पहुंचने का। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपनी थ्योरी में अंडरलाइन कीजिए। आपको ये पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान।
देखो, हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा पढ़ाएंगे आपको खूब सारा। तो एक अंतर है दोनों में। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर फोकस्ड होते हैं। हमारा केंद्र बिंदु होता है भारत का इतिहास। लेकिन जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो चूंकि कालीबंगा राजस्थान में है तो हम पूरा फोकस किस पे रखते हैं? राजस्थान पे रखते हैं। अब यहां हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस हमें भारत के इतिहास पे रखना है। कालीबंगा में से सारी चीजें हमको नहीं पढ़नी है, वो चीजें जो भारत के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी राजस्थान के इतिहास में आपको खूब सारा कालीबंगा पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहां हम एक बार देखते हैं किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और शाब्दिक अर्थ है इसका काले रंग की चूड़ियां। ये पंजाबी भाषा का शब्द है। काली मतलब काला रंग और बंगा मतलब चूड़ियां। तो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान की आकृति जो है वो पतंगाकार है लगभग। बाकी आप देख लेना, मैं तो वैसे आपको केवल समझा रहा हूं। एक नदी बहती है घग्गर, जिसको पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। इसको पाकिस्तान में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में एक नदी बहती थी सरस्वती, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी या नदी तमा या अंबे तमा। वो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी बहती थी। अब ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि ये सरस्वती नदी किसी विंसन नाम के स्थान पर विलुप्त हो गई। विंसन नाम के स्थान पर विलुप्त हुई। इस विंसन का साम्य, इसकी समानता की कौन सा स्थान रहा था, आज तक इतिहासकार स्थापित नहीं कर पाए हैं। वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि विंसन कौन सा स्थान था। अब सरस्वती नदी बहा करती थी या नहीं बहा करती थी, इसके बारे में हमारे पास क्या प्रमाण है? तो निश्चित रूप से सरस्वती नदी बहा करती थी। इसके वैज्ञानिक प्रमाण एक संस्था ने दिए और वो संस्था है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने सरस्वती नदी के वैज्ञानिक प्रमाण दिए कि वास्तव में सरस्वती नदी बहा करती थी। इस बात के प्रमाण यह भी है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में पानी खारा है, लेकिन एक वो पट्टी जहां पर सरस्वती नदी बहा करती थी वहां पानी मीठा है। उसे कहा जाता है लाठी सीरीज। एक मीठे पानी की जल पट्टी जिसे क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। तो ये अपने आप में इस बात के प्रमाण है। लाठी सीरीज में सेवड़ घास जो है वो जमती है और सेवड़ घास जो है वो खारे पानी पर जमती नहीं है। तो ये सारे इस बात के प्रमाण है कि सरस्वती नदी बहा करती थी। हम इसको घग्गर नदी कह लें या हकरा नदी कह लें या प्राचीन सरस्वती नदी, क्योंकि उसी पेटे में कौन सी नदी बहती है? अब घग्गर नदी बहती है। तो कौन सी नदी के किनारे है? हकरा या घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा की खोज जो है वो की थी 1951-52 में। अमलानंद घोष ने 1951-52 में कालीबंगा की खोज की थी। जैस के मतलब शॉर्ट फॉर्म जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। कालीबंगा की खोज की थी और उत्खनन जो है
वो 1961 से और 69 तक लगातार कालीबंगा में उत्खनन हुआ। वो किया था ब्रजवासी लाल, मतलब बीबी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। बीबी लाल बोलते बोलते ये प्रचलित ही हो गया, बाकी पूरा नाम बोलना चाहिए ब्रजवासी लाल। बीबी तो गोरी भी तो हो सकती है, खैर काली भी हो सकती है। वैसे ब्रजवासी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया था। देखो, अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने रंग भेद नीति का अनुसरण किया। दो स्पष्ट अलग अलग वर्ग की, गोरी चमड़ी वाले लोग और काली चमड़ी वाले लोग। बाकी दुनिया में 3 ही तरह के लोग होते हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग, काली चमड़ी वाले लोग और पीली चमड़ी वाले लोग। ये पीली चमड़ी वाले लोग जो मंगोलाब में पाए जाते हैं, ये मंगोलिया जो है इसके आसपास का एरिया, वो पीली चमड़ी वाले लोग। अब फिर हम सोचते हैं कि यदि हम काली चमड़ी वाले लोग हैं, हम भारतीय काली चमड़ी वाले लोग हैं, तो फिर कैरेबियन जो है वो कौन है, वेस्ट इंडीज वाले कौन है, केन्या वाले कौन है, श्रीलंका वाले कौन है। तो फिर हमें महसूस होता है कि यार हम तो हीरे हैं, हीरे। वो लोग तो काली चमड़ी वाले लोग तो वो लोग हैं, बाकी ऐसा नहीं है। वास्तविकता यही है कि यूरोपियन गोरी चमड़ी वाले लोग और हम भारतीय काली चमड़ी वाले लोगों में ही आते हैं। तो यहाँ ये बाकी वर्ण तो वैसे बना दिए रंगों में। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने उत्खनन किया था 5 स्तरों तक। स्तर मैंने अभी बताए थे कि किस स्तरों तक, मतलब 5 परत तक कालीबंगा में उत्खनन हुआ। अब कालीबंगा से हमें प्रमाण क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये इंडियन हिस्ट्री की क्लास है, यहां हमें काम काम की चीजें पढ़नी है, सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो कालीबंगा से हमें प्रमाण क्या क्या प्राप्त हुए। सबसे पहले देखते हैं हम भवन। सबसे पहले देखते हैं भवन। हम मीडियम है, हाँ ऐसा फील कर सकते हैं हम। इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, रक्षात्मक युक्तियां, कि हम ये सोचे कि यार उसकी तुलना में तो हम तो हीरे हैं, हीरे कोहिनूर हैं, तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। बाकी अगर स्किन के आधार पे देखा जाए तो हम भारतीय काली चमड़ी वाले लोग ही हैं। खैर, भवन, तो भवन प्रारंभ में तो कच्ची ईंटों से बने, इसीलिए कहा जाता है कि यह दीनहीन बस्ती थी। ये दीनहीन बस्ती थी, लेकिन भवन बाद में भवन पक्की ईंटों से बने। प्रारंभ में कच्ची ईंटों से बने और बाद में भवन कैसे बने, पक्की ईंटों से बने। दूसरी चीज, भवनों के दरवाजे जो है वो यहां भी पीछे की ओर कहां पर खुलते थे, गली में खुलते थे। मुख्य सड़क पर भवनों के दरवाजे नहीं खुलते थे। अब भवनों में जो नालियां मिली हैं उनमें ईंटों की नालियां भी हैं और लकड़ी की नालियां भी हैं। तो उनमें ईंटों की नालियां भी हैं और लकड़ी की नालियां भी है। तो लकड़ी की नालियां हमें कहां से प्राप्त होती हैं, कालीबंगा से प्राप्त होती है। तब तक मैं एक प्रश्न रखता हूं कि मिश्रित कृषि हम किसे कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मिश्रित कृषि हम किसे कहते हैं, किसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अब आगे जो प्रमाण है वो जुते हुए खेत के प्रमाण है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अच्छे से समझते होंगे कि यदि इस तरह का खेत है, यदि इस तरह का खेत है तो खेत में ऐसे जुताई होती है, इस तरह से, और फिर जुताई, और मैंने गलत बना दिया वो,
ऐसे जुताई होती है। तो इस तरह जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सुमन चौधरी, कृषि और पशुपालन, इस तरह से जुताई के प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल बोते थे ये, एक साथ 2 फसलें, चना और सरसों, चना और सरसों एक साथ बोए जाने के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कृषि और पशुपालन एक साथ करने को मिश्रित कृषि कहते हैं, सुहानी देवी। 2 फसल को एक साथ बोना, हेमराज मीणा। तो एक साथ 2 फसल कौन सी बोते थे? ये चना और सरसों। तो हेमराज मीणा जी, एक साथ 2 फसल बोने को तो एक साथ 2 फसल बोना ही कहते हैं। मिश्रित कृषि के भी प्रमाण मिले हैं यहां से। मिश्रित कृषि कहते हैं कृषि और पशुपालन, ये दोनों चीजें जब एक दूसरे की पूरक हो तो उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। वो अलग बात है जो आप बता रहे हो कि एक साथ 2 फसल बोना, एक साथ 2 फसल बोना तो एक साथ 2 फसल ही बोना है। वो तो कौन सी फसल बोते थे? ये चना और सरसों दोनों एक साथ बोते थे। बाकी मिश्रित कृषि के प्रमाण मिले और खेती और पशुपालन के सम्मिलित रूप को कहा जाता है मिश्रित कृषि। जो भवन थे उनकी फर्श अलंकृत है, उनमें अलंकृत ईंट का उपयोग हुआ है या सजावटी आंगन, एक ही बात है दोनों, अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन। जो नीचे फर्श है उसमें जिन ईंटों का उपयोग किया गया है उन ईंटों में सजावट है, अलंकरण है, इसीलिए उस फर्श को कहा गया है अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन। ये जो भवन है इनमें दरारें मिली हैं, भवनों में दरारें मिली हैं, तो ऐसा अनुमान है कि ये दरारें भूकंप की वजह से आई होंगी। ये दरारें किसकी वजह से आई होंगी? भूकंप की वजह से आई होंगी। तो भवनों में दरारें या भूकंप के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं और ये भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण है। इससे पहले कहीं से भी भूकंप के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। एक खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी में 6 छेद है, उस खोपड़ी में 6 छेद है। तो एक रोग होता है हाइड्रोसिफिलिस, इसको जल कपाली या मस्तिष्क शोथ रोग कहा जाता है। तो उस मस्तिष्क शोथ रोग या जल कपाली रोग जो है हाइड्रोसिफिलिस है। मस्तिष्क शोथ रोग या जल कपाली जो होता है उसमें क्या है कि खोपड़ी में छेद किए जाते हैं। तो वो खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। मैंने अभी बताया कि सर क्लास डेली लगती है। हाँ बिल्कुल राजेश कटारा जी, क्लास डेली लगती है। तो एक खोपड़ी में 6 छेद मिले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक ही व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के रिसर्च से संबंधित था जो चिकित्सक था, और वो थे कैनेडी महोदय। तो कैनेडी महोदय ने पूरा रिसर्च करके बताया इस खोपड़ी पर कि ये जल कपाली रोग की चिकित्सा के लिए खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं। ये किसने बताया? सबसे पहले कैनेडी ने बताया। ये जो खोपड़ी है ये सर्जरी, हिंदी में कहेंगे अपन शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि भारत के इतिहास में पहला ज्ञात सर्जन कौन था, और दूसरा क्वेश्चन, भारत के इतिहास में सर्जरी से या सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होने वाला पहला राजा कौन था। इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर देने हैं कि भारत के इतिहास में पहला
ज्ञात सर्जन कौन था और भारत के इतिहास में सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होने वाला पहला शासक कौन था। इन दोनों प्रश्नों के ऊपर उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। सर्जरी या शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना जाता है। इसको जल कपाली या मस्तिष्क शोथ रोग की चिकित्सा के लिए संभवतः ये खोपड़ी में 6 छेद किए गए होंगे। एक मिट्टी से बने, मिट्टी गलत लिख दिया, मिट्टी से बने चबूतरे मिले हैं यहां से, जो संभवतः अनाज कूटने के काम आते रहे होंगे। अनाज कूटने के काम आते रहे होंगे। मिट्टी के बने चबूतरे कहां से मिलते हैं? तो वो मिले हैं हमें कालीबंगा से। चरक, बिंदुसार, बिंदुसार, बिल्कुल ये तो सही है कि जो सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होने वाला पहला शासक था वो बिंदुसार था। लेकिन सीताराम खोकर जी चरक सही आंसर नहीं है। चरक सर्जन नहीं थे, चरक आयुर्वेद आचार्य थे। फर्क है दोनों में। फिर आप तब तक फिर सोचिए और फिर जवाब दीजिए। मिट्टी से बने चबूतरे कहां से मिले? तो मिट्टी से बने चबूतरे हमें मिलते हैं कालीबंगा से। कॉलेज लेक्चरर 2014 और 2016 दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी के बने चबूतरे कहां से मिले? तो कहां से मिले? कालीबंगा से। दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार जो क्वेश्चन अपना बाकी रह गया उसका आंसर दीजिए कि पहला ज्ञात सर्जन हम किसको मानते हैं। सुश्रुत, बिल्कुल सुमन चौधरी, दोनों आंसर सही है। पहला ज्ञात सर्जन सुश्रुत को माना जाता है भारत के इतिहास में, और सर्जरी से पैदा होने वाला पहला शासक बिंदुसार था। यह सही आंसर है। चरक सीताराम खोकर जी आयुर्वेद आचार्य थे, वो सर्जन नहीं थे, वो सर्जरी नहीं करते थे। तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर ले इस आंसर को। खैर, और कालीबंगा से क्या क्या प्रमाण मिले? तो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। हवन कुंड मिले हैं 7, और इन हवन कुंडों में अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा अनुमान था कि संभवतः, ऐसा अनुमान है कि संभवतः ये अस्थियां जो है वो तब यहां पर हवन कुंडों में आई होंगी जब यहां पर बलि दी गई हो। जब यहां पर बलि दी गई हो तो इसे बलि का प्रमाण भी माना जाता है। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। सवादान किस किस तरह से होता था? तो सवादान के 3 प्रकार प्रमुख रूप से कालीबंगा में दिखाई देते हैं। तीन तरह से ये लोग मरणोपरांत, व्यक्ति के मरणोपरांत सवादान किया करते थे। एक तो पूर्ण समाधिकरण, कि जो शव होता था उसको पूरे का पूरा जमीन में गाड़ दिया जाता था। एक आंशिक सवादान, जो प्रमुख रूप से, इनके अलावा कलश के भी साक्ष्य मिले ऐसे। तो आंशिक सवादान, आंशिक सवादान मतलब मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद जो अवशेष बचते थे उनको जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा, दाह संस्कार के प्रमाण भी मिलते हैं। दाह संस्कार से आप सभी परिचित हैं कि मरणोपरांत व्यक्ति को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था, वो दाह संस्कार। तो समाधिकरण की ये तीनों चीजें, सवादान के ये तीनों प्रकार यहां से मिलते हैं। एक कब्र से तांबे का दर्पण प्राप्त होता है। एक कब्र से हमें किसका दर्पण प्राप्त होता है? तांबे का दर्पण प्राप्त होता है।
अब कब्र से तांबे का दर्पण प्राप्त होता है। स्वाभाविक सी बात है कि सौंदर्य प्रसाधन यहां से प्राप्त हो रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन आप समझ सकते हो अच्छे से कि वो संसाधन जो सारे सुंदरता प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, और प्रमुख रूप से महिलाएं तो जरूर ही समझती होंगी कि सौंदर्य प्रसाधन होते क्या है। खैर, पुरुषों का बेचारे का आधा जीवन जो है वो सौंदर्य प्रसाधन की व्यवस्था करने में व्यतीत हो जाता है, और पुरुष वर्ग तो वैसे भी बेचारा शोषित वर्ग रहा है हमेशा से। श्रोत्रामणि यज्ञ होते थे और फिर पुरुष मेध यज्ञ होते थे, उनमें बेचारे पुरुष की आहुति दे दी जाती थी। खैर, यहां तो हम पढ़ रहे हैं कि एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है, तो सौंदर्य प्रसाधन यहां से प्राप्त हुए। कब्र से तांबे का दर्पण मिलने का अर्थ ये है कि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। पारलौकिक जीवन में ये लोग विश्वास रखते थे। अब पारलौकिक जीवन मतलब जन्म और पुनर्जन्म, उस तरह की अवधारणा में ये लोग विश्वास रखते थे कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, और उसके बाद दोबारा से उसका पुनर्जन्म होता है। इस तरह की अवधारणा में ये लोग विश्वास रखते थे। अब ये लोग ऐसा सोचते होंगे कि कब्र के साथ, व्यक्ति के साथ दैनिक जीवन की वस्तुएं दफना दी जाती थी। जुते हुए खेत पहले ही पढ़ा दिए। पुनर्जन्म की अवधारणा बिल्कुल। तो संभवतः इनका अनुमान था कि मरने के बाद व्यक्ति को दोबारा इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और जब उनको इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी तो ये वस्तुएं उनको उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा का प्रमाण माना जा सकता है। तांबे का दर्पण कहां से मिला है? तो तांबे का दर्पण मिला है, 5 मिनट टॉपिक पूरा कर दो। हाँ, अभी पूरा कर दो। तांबे का दर्पण जो है वो कहां से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। इसके अलावा ऊंट पालन के प्रमाण यहां से मिलते हैं, और ऊंट पालन के प्रमाण तो राजस्थान से नहीं मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे? ऊंट पालन के प्रमाण तो मिलते ही है यहां से। तो ऊंट पालन के प्रमाण उस तरह स्वास्तिक चिन्ह जो अपना इस तरह से बनता है, ये स्वास्तिक चिन्ह सूर्य की उपासना का प्रमाण है। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो किसकी पूजा का प्रतीक है? सूर्य पूजा का प्रतीक है। तो ऊंट पालन उस तरह, स्वास्तिक चिन्ह, एक तंदूर चूल्हा, जो तंदूर होता है उसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ये स्वास्तिक चिन्ह जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि हम जब धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहां हम पढ़ेंगे कि ये लोग सूर्य की उपासना करते थे, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह किसकी उपासना का प्रमाण है? सूर्य पूजा का प्रमाण है। तो ये सारे अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। एक राजस्थानी इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जहां मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, तो वहां पे जो गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज है, जो बीकानेर से संबंधित लोग हैं वो जरूर समझ जाएंगे कि जो गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज है उसके पहले एचओडी जो रहे वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ही रहे थे। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो ऐसा कहते हैं कि स्टुअर्ट पिकट का मत था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां थी। जयंतीलाल नमस्ते। नमस्ते सर। हितेश जांगीर ओके जी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसा कहते हैं कि कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी थी? तीसरी राजधानी थी। तो हमें दो इतिहासकारों के मत याद रखने हैं। एक तो डॉक्टर स्टुअर्ट पिकट, वो तो ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसा कहते हैं कि इस साम्राज्य की तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा थी। तो ये कुछ बातें कालीबंगा में, इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।